कि भाड़ में गया प्लेटफॉर्म, भाड़ में गया शो। अंकिता और विकी के ऊपर ही क्यों? पोकिंग वहां से होती थी, ये जानबूझ के लोगों के सामने लड़ाई कर रहे थे। ऐश्वर्या जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप आया ही नहीं है फुटेज मेरे हिसाब से। अच्छा क्योंकि हर बार ये बोलते थे ना, पति पत्नी वाला गेम खेल रहे हो। जानबूझ के कर रहा था ताकि नॉमिनेशन के टाइम पे मैं ये सारी चीजें खुलासा कर सकूं और ऑडियंस को कनेक्ट हो ये चीज। ये सारी जो दोगलेपंती थी जी, वो सब चीजें मैं अनरावल करते जा रहा था। राइडर ने एक बात बोली है कि मनारा और सबको कन्फेशन रूम में बुला के बिग बॉस 8वें हफ्ते में उसने बोलना शुरू किया था। अच्छा, मुनव्वर के गेम की थोड़ी बात कर लेते हैं। रिश्ते उसके पहले से थे लेकिन उसको आपके साथ हलाला करूंगा, हलाला क्या काफी ये प्रेशर में इंसान है वो। ये प्रेशर की वजह से हुए बहुत स्टैंड pressure चेंज में। हो रहे हैं। आयशा के थ्रू मुझे पता चला कि उसने कन्फेस की अपने फीलिंग्स के बारे में, जो आप हलाला की बात कर रहे हैं। यस, जैसे मुनव्वर है, जब भी नॉमिनेशन की बात आती थी तो ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या, तो नील नील नील। घर में बहुत कम लोग हैं जो समझदार लोग हैं। मुन्ना हैपेंस टू बी वन ऑफ देम। अभिषेक को पोक किया जा रहा है। कोई बिना रीजन का चिल्ला रहा है, हम भी बोलते थे उसको। जब वो शांत रहने लगा तो ईशा और समत ने रियलाइज किया कि अगर ये शांत हो गया तो हम किससे लड़ेंगे। हमारे फुटेज हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे पर्सन है जिनसे हमें सीखना चाहिए कि काम कैसे रहें, कंपोज कैसे रहें। स्वागत कीजिए नील भट्ट का। नील, कैसे हैं आप? थैंक यू। आप हंसे क्यों यार? हंसो मत, मेरी नहीं, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात बोली आपने मेरे बारे में, लेकिन दैट इज वन साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी। और हाँ, वो ऐसा नहीं है कि दैट इज़ नॉट द रियलिटी, बट द थिंग इज़ आई ऑल्सो हैव अ वेरी अग्रेसिव साइड जो शो में दिख रहा है। तो यस, आई नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर, बट दैट्स द मेन थिंग। ओके नील, जो सवाल हैं वो सीधे मैं पूछूंगा जनता के बीच से, क्योंकि मैंने आने से पहले एक पोस्ट डाला था तो उनमें लगातार क्वेश्चंस आए थे, तो उन्हीं से ही रिलेटेड है। सबसे पहला सवाल ये कि नील भट्ट जब एंग्री हो रहे थे या फिर जब एग्रेशन में आ रहे थे तो उस वक्त अंकिता और विकी के ऊपर ही क्यों, बाकी और कंटेस्टेंट के ऊपर क्यों नहीं फूटा गुस्सा? अच्छा, तो शायद आपने वो एपिसोड या जनता ने वो एपिसोड मिस कर दिया होगा जब मैं अनुराग पे भड़का था, जब मैं खानजादी पे भड़का था। खानजादी पे भी, यस, है ना जी। तो अभी नाम जुड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे एक एक करके। कुछ जो मेन जो थे वो आखिरकार उस तरफ से ही क्यों होता था? क्योंकि पोकिंग वहाँ से होती थी। ओके, सो जब एक इंसान सीधा चल रहा होता है उसको किसी से लेना देना नहीं होता, पर जब इंसान टेढ़ा चल रहा होता है तो सीधे इंसान के आड़े आता है वो। तो यही चीज़ हो रही थी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ पर जी रहा हूँ। अगर विकी और अंकिता से वो देखी नहीं जा रही तो बार बार आके पोक करेंगे वो चीज़, एंड वो जवाब मिलेगा फिर उसका। वही चीज़ हुई है जी। ऐश्वर्या जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप सोलो इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग उभरते हुए पर्सनैलिटी निकल कर आएंगे, लेकिन शायद वो मौका नहीं मिला और एक हफ्ते में ही आप आउट हो गए। जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो आया ही नहीं है फुटेज मेरे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि जो मैंने समझा है, आई डोंट नो, सारे एपिसोड से बैठ के देखे नहीं है मैंने, पर जो समझ में आया है बातें करके मेरे लोगों से चीज़ें समझ में आई है कि वो चीज़ें दिखी ही नहीं है। क्योंकि जब ऐश्वर्या चली गई तो पहले क्या होता था कि 2 कपल्स थे तो हमेशा उसका डायरेक्ट कंपैरिजन होते रहता था, जो आई वाज नॉट ओके विद। मुझे लगता नहीं कि कभी भी 2 कपल्स को कंपेयर करना चाहिए, तो वो होता था। अनफॉर्चुनेटली ऐश्वर्या चली गई तो उसके बाद अब क्या, स्टेटस को चेंज हो चुका है जी। तो नाउ व्हाट डू वी डू? सो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब इनका क्या गेम प्ले, क्योंकि हर बार यही बोलते थे ना, पति पत्नी वाला गेम खेल रहे हो। इनका तो यही बोलना था, इनके पास एक ही मुद्दा था बोलने के लिए। So I was like, ना अब क्या बोलोगे आप? What do you have to say? So I was constantly keeping an eye on Vicky and Ankita and especially Isha also. तो कुछ चीज़ें नोटिस की थी और मैंने in front of camera talking to रिंकू जी, कभी कभी talking to अभिषेक, कभी कभी talking to अनुराग, ये बात करते करते, जैसे कैमरा यहाँ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I know the camera is watching, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, जानबूझ के कर रहा था ताकि नॉमिनेशन के टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें खुलासा कर सकूं और ऑडियंस को कनेक्ट हो ये चीज़। हाँ यार, नील ने ये कनेक्ट किया था ये तभी जी। वो ये जानबूझ के लोगों के सामने लड़ाई कर रहे थे। अभिषेक विकी और अंकिता जान के लड़ाई कर रहे थे ताकि अंकिता की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखती नहीं है, हमेशा विकी के कहने पर चलती है, तो वो दिखे कि नहीं यार, अंकिता विकी से इस पॉइंट पर लड़ी थी, उसका अपना थिंकिंग बन रहा है, वो उसका एक प्लान ऑफ एक्शन था जी। और
ईशा क्योंकि उसने जो कैप्टनसी के टास्क में, वो क्लॉक वाले कैप्टनसी टास्क में अंकिता को चौथे नंबर पे रखा था, तो अंकिता को बहुत हर्ट हो गया था। और उसी टास्क में जब फ़ोन उठाने वाले के लिए जब पोजीशन पे खड़ी हो गई थी अंकिता और अभिषेक वो पिलर के पास खड़ा हो गया था, तो क्योंकि टास्क आगे नहीं बढ़ रहा था तो ईशा अंकिता पे चिल्लाई थी, अंकिता दी आपको पीछे जाना तो पड़ेगा ना, टास्क तो करना है ना। तो उसको वो चीज़ भी हर्ट हो गई थी, दोनों के बीच में खटास आ गई थी उसकी वजह से। अब अंकिता बीन अंकिता, उसने वापस जाके ईशा को बोला कि अरे यार आई अंडरस्टैंड यार, टास्क होता है, इसमें हो जाती है चीज़ें। तो ये सारी जो दोगलेपंती थी जी, वो सब चीज़ें मैं अनरावल करते जा रहा था एंड वो समहाउ आई थिंक वो दिखा नहीं है मुझे। ओके, बिग बॉस इज़ अ वेल एडिटेड शो, ऐसा हिना खान जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था। अब यहाँ पे जब राइडर आए, राइडर ने एक बात बोली है कि मनारा और सबको कन्फेशन रूम में बुला के बिग बॉस वहाँ पे उनसे बातचीत करते थे, वो कभी भी रिवील नहीं हुआ। मेरे तो उन्होंने जैसे एकदम भदी पीट दी और मेरे पीछे ही पड़ गए थे हाथ धो के। आपको क्या कहना है? डू यू थिंक कि राइडर शिकार बने हैं कहीं ना कहीं? शिकार शायद इसलिए बने होंगे क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचती है, बिकॉज उन्होंने शायद प्लेटफॉर्म का रिस्पेक्ट नहीं किया था। जब उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, उनका योगदान वैसे कम रहा है बिकॉज ही हैड नॉट बीन एक्टिव इन द बिगिनिंग हाफ ऑफ द शो। जब उनको एक रियलिटी चेक मिला कि नहीं यार दिस इज़ नॉट द वे आई एम सपोज टू बी, तो उन्होंने खुद ने बोला कि यार मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड। वो थोड़ा सा बीच में उसने ये भी बोला था मैं डिलूजनल हो गया था, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज डूइंग, रियलिटी क्या है, फिक्शन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो ही हैड रीच्ड टू दैट पॉइंट ऑफ डिलूजन। और ये तब मैं विकी, जिग्ना जी, हम तीनों खड़े थे तभी उसके पास एंड वी वर ट्राइंग टू बी एज अ सपोर्ट फॉर हिम। फिर धीरे धीरे वो एक डिप्रेस्ड जोन में जाने लगा, वो अपने जोन में रहने लगा और फिर धीरे धीरे वापस बाहर आया उसमें से एंड ही स्टार्टेड पुटिंग आउट हिज पॉइंट्स, बट दैट वाज वे लेट। मतलब बोल सकते हो 8वें हफ्ते में उसने बोलना शुरू किया था। मैंने तभी उसको बोला कि पिछले 2 हफ्ते से तू अभी बोल रहा है कुछ, नहीं तो तेरी कुछ आई कुडंट हियर यू एक्चुअली, you're not keeping your points across। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि क्योंकि उसकी कुछ लफ्ज़ उसके मुंह से निकले कि भाड़ में गया प्लेटफॉर्म, भाड़ में गया शो, तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट ना, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बचती है, तो कहीं उसकी तरफ से डिसरिगार्ड रहा है, इसलिए यहाँ से रिएक्शन आया। ये जो डिसरिगार्ड है कहीं ना कहीं होता है ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अभी राइडर ने ही खुद ये बात बोली है कि वॉक ऑफ शेम हुआ उसके साथ और बहुत ही जिल्लत भरे, मतलब उसको कब हुआ वो वही हमें तो दिखाया नहीं गया, हमें दिखाया नहीं गया। वो 7वें हफ्ते में हुआ था, जब तहलका निकल चुका था उसके बाद हुआ था ये, इतना मुझे याद है। और मैंने अभी वो डिस्क्राइब किया था कि पूरा वो क्या था। इट वाज अ वॉक दैट ही हैड टू, ही वाज चोजन बाय द दिमाग के कमरे में जो थे विकी, सना एंड अरुण, उनको चूज़ करना था कि मोहल्ले में से कोई एक जो लायक है इस वॉक ऑफ शेम में चलने के। तो इट वाज सपोज टू बी एन एक्टिविटी, वो प्रॉपर सेटअप लगाया था, वो एक्टिविटी थी, उसको चलवाया वहाँ पर। और हर पॉइंट पे ये जो 3 जन जो है हर पॉइंट पे खड़े रहेंगे और वो बोलेंगे कि शेम 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 बोलेंगे, और वो बोलेंगे कि क्यों शेम, इसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से उसको वॉक ऑफ शेम पे चलवाया जा रहा है। जी, अब मुझे यहाँ पर आके पता चल रहा है कि वो दिखाया ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाया। अच्छा, मुनव्वर के गेम की थोड़ी बात कर लेते हैं। रियल है या फिर वो सारी चीज़ें जो रिश्ते बनाना ये वो सब उसका एक कैलकुलेटिव मूव था? नहीं, तो उसके रिश्ते रियल हैं, लेकिन उसकी गेम बहुत स्लो थी। अच्छा, बहुत स्लो थी गेम। जो मैं बोलता हूँ वो पहले 6 हफ्ते नंबर गेम में पड़ा हुआ था जी। रिश्ते उसके पहले से थे, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया कि रिश्ते इज़ द एक्चुअल ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रिश्ते इज़ द रियल गेम। वो उसको समझ में ही नहीं आया। उसको बहुत बाद में समझ में आया, जब बिग बॉस ने बार बार टोका उसको, तब जाके उसको समझ में आया कि अच्छा भाई मुझे तो ये करना था। अच्छा, एक लड़की है जो उसके साथ 1.5 साल 2 साल से थी, उसके लिए वो फील कर रहा था पूरे शो में 7 हफ्ते तक, जब तक आयशा की एंट्री हुई थी। फिर उसके बाद सडनली आयशा की एंट्री हो जाती तो वो चेंज कर देता है, बोलता है नहीं मेरे लिए तो अब मैं आपके साथ हलाला करूँगा, हलाला। फिर उसके बाद अभी सलमान साहब ने जब समझाया तब वो कहते हैं कि नहीं अभी हमारा कुछ नहीं है। तो क्या ये प्रेशर में इंसान है, ये प्रेशर की वजह से हुए स्टैंड चेंज हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, आप जब ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी निजी ज़िंदगी ऐसे बाहर लाई जाएगी तो आपको भी वो प्रेशर फील होगा, और उस प्रेशर में कभी कभी इंसान सही तरह से रिएक्ट नहीं करते, अच्छे इंसान रिएक्ट नहीं करते ढंग से। तो आई थिंक इट वाज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर, बट द रियलिटी वही जाने क्या है अंदर।
मैंने जितनी बातचीत की उसने बोला, मतलब आयशा के थ्रू मुझे पता चला कि उसने कन्फेस की अपने फीलिंग्स के बारे में, जो आप हलाला की बात कर रहे हैं, वो फीलिंग्स कन्फेस किए। और उसके बाद मैंने बोला अगर है तो अच्छी बात है, कोई बीच में आने क्यों बीच में आएगा। तो जो भी उसका बाहर का है, जो भी वो बोल रहा था, मैंने वो भी पूछा व्हाट अबाउट दैट। मैंने बोला कि उसने बोला भाई मैं यहाँ पर हूँ, आई कैन यहाँ पर मैं अपनी जो मैंने चीज़ें गलत की है उसको सही कर रहा हूँ, सही करते करते अगर फीलिंग्स आ रही है तो आई कांट हेल्प इट, आई एम अ ह्यूमन, फीलिंग्स आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इट्स योर चॉइस। नील भाई, ऑडियंस ने ये बात देखी है कि नील को और ऐश्वर्या को दोनों को ही स्केपगोट बनाया गया है वक्त आने पर जी। अब ये क्यों है किस लिए पता नहीं, लेकिन जैसे मुनव्वर है, जब भी नॉमिनेशन की बात आती थी तो ऐश्वर्या 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 जी। विक्की जब भी नॉमिनेशन की बारी आती तो नील 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 जी। व्हाट इज दिस? आई टेल यू समथिंग। तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक और रियल रिश्ते बनाने में मानता हूँ। सो वाइल हम लोग दम के कमरे में थे, एक वीकेंड का वार था, वो एग्जैक्टली कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक वीकेंड का वार था जब मैंने और ऐश्वर्या ने वी थॉट वील टॉक टू मुनव्वर अबाउट दिस, कि हम जो बात करते हैं जी वो उतने ही लेवल तक रहेगी। अरे हाय भाई कैसे हो नील भाई, अच्छा मुन्ना ठीक हूँ मैं, खाना खाया, हाँ नहीं खा रहा हूँ मैं, ये इधर तक ही बात रहेगी जी, या एक्चुअली वो दोस्ती में तब्दील होगी वो चीज़। बिकॉज घर में बहुत कम लोग हैं जो समझदार लोग हैं, मतलब जो समझदारी वाली बात करते हैं जी। तो मुन्ना हैपेंस टू बी वन ऑफ देम। तो हम दोनों ने यही सोचा कि उससे एक बार बैठ के बात करते कि इश्यू क्या है। हम लोग इतनी बार सामने से कोशिश कर चुके हैं टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप विथ यू, बट वो रेसिप्रोकेशन नहीं आता है। तो हमने ये सवाल उसको पूछा और रिंकू जी भी वहाँ बैठी थी, तो हम खाना खा रहे थे तभी, और उसने जवाब दिया कि देखो नील भाई और ऐश्वर्या, आपको ना मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेरी ना दोस्ती उन दो जनों से जो आपके कट्टर खिलाफ है, और उनसे काफ़ी कुछ बातें आपके बारे में सुनने मिलती है और काफ़ी सारा डेटा है मेरे पास आपके बारे में। अच्छा। उनसे और आपके पास से भी काफ़ी बारे सुनने मिलता है उनके बारे में। तो आपका डेटा मेरे पास है, उनका डेटा मेरे पास है, लेकिन मेरा डेटा आप में से किसी के पास नहीं है। सो इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर मी टू बी अ फ्रेंड विथ यू, फ्रेंडशिप विथ यू। तो मैं आपके साथ वो दोस्ती कभी कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, ये उसने तभी बोला था। हाँ मुझे याद है, ये सेकंड या थर्ड हफ्ते में बोला था। नहीं, ये बहुत लेटर ऑन हुआ था, 6-7वें हफ्ते में ये बात हुई। ये बाहर आपने गार्डन में बैठ के जब बात करी थी, दम के कमरे में, बोलते रहा हूँ, दम के कमरे में हमने बात की थी। वो बीच का जो सेंटर पीस है उसके बाजू में बैठ के बात की थी हमने, ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे हम लोग जी। तभी ये बात हुई थी कि बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं दोस्ती में आगे बढ़ता जाऊं और तू सामने से उस पेज पे है ही नहीं जी। तो ये चीज़ मैंने बात की थी। तो कहीं ना कहीं वो स्केपगोट इसीलिए बनते गए हम लोग, क्योंकि वो उनका अप्रोच रहा है पहले से, वहाँ से वो विकी और अंकिता से वो लॉयल्टी थी। फिर जब ऐश्वर्या निकल गई ना, वो भी चीज़ नहीं दिखाई है, जहाँ तक मुझे पता चला है, जहाँ मुन्ना ने मुझे अपोलोजाइज़ किया है कि भाई परखने में गलती कर दी मैंने जी, इसमें मैंने गलती कर दी जी, मैंने गलत लोगों का साथ दे दिया जी। उसने मुझसे अपोलोजाइज़ किया था इस चीज़ के बारे में, आई सेड इट्स ओके, बिकॉज मैं भी तभी एक चीज़ को मतलब ऐश्वर्या को लेकर इमोशनल था किसी बात को लेकर, और उसने वहाँ पर अपोलोजाइज़ किया इस चीज़ को लेकर, तो आई वाज लाइक इट्स ओके। लास्ट एक है अभिषेक के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अभिषेक को पोक किया जा रहा है। अभिषेक, ऐश्वर्या जी ने ही इनफैक्ट बोला था, मैंने उनसे पूछा था हु इज़ द मोस्ट रियल, उन्होंने कहा था अभिषेक जी। सो मैं ये जानना चाहता हूँ आप कितना समझ पाए हैं अभिषेक को, क्या वो जो कर रहे हैं वो सब रियल ही है या फिर वो भी थोड़ा बहुत मतलब ईश और समर्थ के टाइप्स थोड़ा सा एक चादर तक समझ पाया हूँ मैं उसे। और शुरुआत जो उसकी थी वो कहीं कहीं लगता था कि ऐसे ही झगड़ा कर रहा है वो, कोई बिना रीज़न का चिल्ला रहा है। हम भी बोलते थे उसको, ये जब हमने बोलना शुरू किया, सर ने बोलना शुरू किया, सलमान सर ने, तो तब जाके उसे समझ में आने लगा कि मैं क्या दिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड देन ही रियलाइज दैट आलतू फालतू मुद्दे पे मुझे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन जब वो शांत रहने लगा तो ईशा और समत ने रियलाइज़ किया कि अगर ये शांत हो गया तो हम किससे लड़ेंगे, हमारे फुटेज की दुकानदारी कैसे चलेगी। तो इसीलिए वो बार बार उसको पोक करते रहते हैं ताकि वो एक्टिव रहे और ताकि समर्थ कुछ कर सके। ईशा फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि विक्की और अंकिता से बात करके वो अपना कुछ तो कहीं तो दिख जाएगी, लेकिन समर्थ कैसे दिखेगा, हाउ विल ही फाइट, किसके साथ झगड़ेगा, वो कोई है नहीं झगड़ने के लिए। तो अननेसेसरली झगड़ा करने के लिए अभिषेक है, उसको बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहो, वो रिएक्ट करता रहेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों ये है नील भट्ट जिन्होंने हमसे ढेर सारी बातचीत करी। थैंक यू सो मच नील भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।